कॉम्बिनेशन है, कोई भी पार्टी अपना काम कर रही है। सूर्यकांत जी ने कहा स्पेस ऑक्यूपाई करने की लड़ाई है, बीजेपी भी एक स्पेस अपना ऑक्यूपाई करना चाहती होगी। अगर हम आपके थ्योरी पर चल लेते हैं और इंडिया अलायंस के साथ नीतीश कुमार बने हुए रहते हैं, उसमें जाकर के वो चुनाव लड़ते हैं 2024 का, और अगर मान लीजिए कि मोदी की हवा चल जाती है, जैसा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम 40 में 39 सीट जीतेंगे, हम फर्ज करते हैं 32 सीट जीत गए या 30 सीट जीत गए। अगर 30 सीट जीत गए तो ये जो 10 सीट है, इस 10 सीट में तो जाहिर है सारी सीटें जेडीयू को आने वाली नहीं है, मोटे तौर पर 4-5 सीटें आएंगी। तो लूजर तो किसी भी हालत में, अगर परमिटेशन कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, अगर पूरा मामला पलट जाए वो अलग बात है कि 40 में से 22 सीटें आ जाती हैं इंडिया अलायंस को, या 40 में से 39 सीटें इंडिया अलायंस को आ जाती हैं। अगर हम ये भी मान लेते हैं इंडिया अलायंस को, एनडीए को छोड़ देते हैं, जो कि होने वाला नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि 39 सीटें भी आ जाती है, तो भी क्या स्थिति रहने वाली है। लेकिन जो अभी का जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, उसमें ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार लूज करेंगे, और अगर 4-5 सांसद पर आकर के नीतीश कुमार टिक गए, तो फिर 2024 मई के बाद जो कोलाहल होगा, वो कोलाहल क्या होगा? क्या जेडीयू के विधायकों में भगदड़ मचेगी? क्या वो तेजस्वी के नेतृत्व में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या होगा? नहीं, ये इसका एक मैं बात ये बता रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी अगर ये लोकसभा चुनाव में बिहार में खासकर 40 सीटों पर अधिकतर सीटें बीजेपी जीत जाती है, जैसा कि आप बता रहे हैं, और जेडीयू 4-5 सीटों पर सिमट जाती है, तो इसका कोई आधार होना चाहिए। क्या आधार है इसका? कोई आधार होगा ना भाई। क्या कौन सी जातीय कॉम्बिनेशन है, या बीजेपी के पक्ष में वहां पर कौन सी हवा चल रही है, या बीजेपी ने कोई बहुत बड़ा काम किया हो वहां पर, या बिहार के तमाम लोग नरेंद्र मोदी के समर्थन में जुटे हुए हैं या गुणगान कर रहे हैं। ये मैं नहीं, राजनीति में अंतिम परिणाम के बारे में कोई नहीं जानता है। मैं इतना केवल जानता हूं, कोशिश करते हैं हम। आधार में दे सकता हूं। आधार मैंने कहा ना कि 2020 और 2019 के चुनाव के आधार में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ना। 75-76 से घट करके 42 पर आ गए थे, अभी 2 सीट और जीता है, तो 42, 44, 45 के ऊपर है जेडीयू अभी। लेकिन उनका जो वोट बैंक है ईबीसी का, वो खिसक चुका है, वो पूरी तरह से खिंचक चुका है। 2020 के चुनाव में वो दरक चुका है। कुशवाहा लवकुश कॉम्बिनेशन दरार पड़ चुका है, कंप्लीट खत्म है, फिनिश है ऑलमोस्ट। कुशवाहा के कोई नेता उनके साथ नहीं है। और उधर जो है अति दलित जो है, उसमें भी सेंधमारी हो गई है। तो नीतीश कुमार तो अब मुश्किल से 10-12% वोट के इर्द-गिर्द ही घूम रहे हैं। उस पर उनका स्ट्राइक रेट क्या होने वाला है आरजेडी के साथ मिलकर कहना मुश्किल है। और अभी बीजेपी जो दावेदारी कर रही है, वो तो कह रही है 50% पे, लेकिन हम 50% ना भी माने, 40+ पे तो उनकी दावेदारी है, ये आपको मानना पड़ेगा। और ये जो हवा बनाया जाता है कि ये जो आरजेडी जेडीयू मिल गया और सपा बसपा मिल गया, आपको याद होगा 90s का इलेक्शन उत्तर प्रदेश का, अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश में जबकि पूरी हवा थी, मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए, जय श्री राम, याद होगा आपको ये नारा। उस दौर में भी एक सीट अधिक ही आई थी बीजेपी को जहां तक मुझे याद है 175 आया था, और इन लोगों को 176 के 174 या 175 था, एक सीट अधिक थी भारतीय जनता पार्टी। कहने का मेरा मतलब है कि ये जो नैरेटिव बनाया जाता है कि अगर ये जातीय मतलब 1+1=2, ये हमेशा अरिथमेटिक में ऐसा नहीं होता है, पॉलिटिकल अरिथमेटिक में। ये मैं कह रहा हूं कि इस बार का जो सिचुएशन है बिहार में, मैं भी वहां लोगों से बातचीत कर रहा हूं, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि साहब इस बार तो यादव वोट जो पिछली बार 35% गया था बीजेपी को, वो बढ़ेगा, उसका परसेंटेज बढ़ेगा। अरे साहब आप बताइए ना, रामकृपाल यादव जीत के आ जाते हैं ना पटना में, लाख विरोध के बाद भी। तो ये तो वो स्थिति है, जबकि उस चरम पर नहीं थी नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी। अभी तो 370 की पॉपुलैरिटी है, राम मंदिर की पॉपुलैरिटी है, आर्टिकल 3 तलाक की पॉपुलैरिटी है। तो अभी तो बहुत कुछ हो गया है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि इसका आधार बताइए, अब मैं और क्या आधार बताऊं? ये बीजेपी के इन पॉपुलैरिटी का कोई भी लाभ बिहार में नहीं होगा। वो मैं राम मंदिर की बात नहीं कहता, धारा 370 और 3 तलाक
बिहार में बीजेपी इसको नहीं भुना सकती है। देखिए बिहार का मिजाज को भी पढ़िए, बिहार का मिजाज अलग तरीके का। और जहां तक सीट की बात आप कर रहे हैं, मैं उसमें एक ट्विस्ट देना चाहता हूं कि अगर आपका ये कहना है कि बीजेपी के संजोग से 16 या 17 सीटें जेडीयू जीतने में सफल रही पिछले चुनाव में, ये बात तो जेडीयू भी कह सकते हैं कि हमारे साथ रहकर आप 22 या 23 सीट जीत गए। ये कैसे आप कह सकते हैं? दूसरी चीज, ये हालिया समय में जो मौजूदा राजनीति के वक्त में बिहार में बीजेपी के साथ ऐसा कौन सा फैक्टर जुट गया है जिससे ये कहा जाए कि उसको 20, 22, 30 या 25 सीटें वो जीतने को माने जीतने जा रही है और बाकी दल जो है शून्य पर चली जाएगी। पिछले 2019 के चुनाव में तो आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली थी और वो जो है 15-16 सीटें मांग रही है। तो क्यों मांग रही है वो? 2020 से थोड़ा आकर कर लेते हैं आप आंकड़ा। जहां तक मुझे याद है 14 या 15% वोट मिला जेडीयू को 2020 के विधानसभा चुनाव में। 6% वोट एलजेपी को मिला है, 6% वोट। और आज अभी आप बिहार का आप दौरा करिए और चिराग पासवान के दौरा करिए, एलजेपी का आएगा, चिराग पासवान 6% से आगे बढ़ेंगे। चिराग पासवान आज के दिन में बिहार में सबसे पॉपुलर लीडर हैं और हर जगह हर जिले में वो जा रहे हैं, हर जगह वो घूम रहे हैं। और किसी भी रैली में मैंने तो ऐसी भीड़ नहीं देखी है। जिस प्रकार की भीड़, स्पॉन्टेनियस भीड़ आती है, वो देखने के लिए नहीं आती है। और वहां जो जो स्थितियां बन रही हैं चिराग पासवान को लेकर के, वो 6% से इस बार जंप करेगा चिराग पासवान का। नंबर 1। नंबर 2, मैं इस बात को मानता हूं कि चिराग का जो वोट परसेंटेज है 6% से बढ़कर वो 7-8% तक भी जाएगा, वो क्लियर, इसमें हमको कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो सीट कितना बढ़ा पाएंगे, 6 सीट 5 सीट वो जीत पाते हैं कि नहीं, ये देखने की बात होगी। मेरा ये कहना है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस को उसी बिहार में 1 सीट पर जीत हुई थी। मैं तो उसको इस बार मानता हूं कि इस बार 1 सीट पर भी नहीं होगी, जबकि 7-8 सीट मांग रहा। सीटें किसके पास कितनी आती है ये महत्व बाद का है, क्योंकि इसलिए कि अभी कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जिस पर कांग्रेस दावा करे, आरजेडी और जेडीयू कहे कि हम सीट जीत जाएंगे। तो यही फैक्टर बीजेपी के साथ भी है। बीजेपी आखिर किस मुद्दे पर वहां पर 25-30 सीट जीतने का दावा कर रही है? क्या बात है ये? कौन सा मुद्दा है उनके साथ? साल का इतिहास बदल रहा है, आप कह रहे हैं कौन सा मुद्दा है? हाँ? आप आश्चर्य लग रहा है, आपका विशलिस्ट है लगता है। आप बीजेपी के खिलाफ आपका मानस बना हुआ है, इसलिए आपको बीजेपी का कोई मुद्दा ही नजर नहीं आता है। सूर्यकांत जी, ये राम मंदिर का मामला क्या अखिलेश जी को मुद्दा नहीं नजर आता है? बीजेपी को कोई मुद्दा नजर नहीं आता है? आपको लगता है ऐसा? नहीं लगता है। राम मंदिर का मुद्दा देखिए, बीजेपी ने भजाने की पूरी कोशिश की और राम मंदिर का मुद्दा हो सकता है ये जो है ना, ये 22 तारीख के बाद ये खत्म हो जाएगा। ये मुद्दे तो इस देश में बहुत आते हैं, बहुत मुद्दे उठते हैं, इसके बाद 10 दिन में खत्म हो जाते हैं। ये बात तय है कि राम मुद्दा बीजेपी का बहुत ही अपना मुद्दा है। अब उसके लिए वो उनको जो भी लाभ होना है इसी मुद्दे पर थोड़ा हो जाएगा, बाकी बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। कान जी नहीं, अखिलेश जी ने जो बोला है वो सही है। राम मंदिर का मुद्दा जो है, इसके ऊपर भाजपा चुनाव लड़ेगी या चुनाव में जाएगी ऐसा मुझे भी नहीं लगता। अब इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए, बिहार के राजनीति में नेगेटिव सेंटिमेंट्स किसके साथ है बिल्कुल, और पॉजिटिव सेंटिमेंट्स किसके साथ है। पार्टियों के हम हिसाब करें तो आज पॉजिटिव सेंटिमेंट्स लालू यादव जी के साथ है और भाजपा के साथ है, नेगेटिव सेंटिमेंट्स नीतीश कुमार के साथ है। अब इस बात को नोट कर दीजिए। और वो ये नेगेटिव सेंटिमेंट जो है ना, ये कन्वर्ट नहीं होता वोट में। ये दोनों पार्टियां, भाजपा और लालू प्रसाद यादव, ये पब्लिक को यानी जो जनता है उसके सामने ये उन्होंने जो तय किया था कि यही नेगेटिव आदमी है, वो सक्सेस हो गए दोनों के दोनों लोग। अब देखिए, जब और दूसरी चीज, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अभी भाजपा और लालू यादव जी का अगर हम पार्टियों की अगर चिंता करें तो ऐसा लगता है भाजपा को 2024 का लोकसभा इलेक्शन राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लड़ना है, लेकिन लालू यादव जी को अभी
राष्ट्रीय राजनीति में कुछ करना है ऐसा लगता ही नहीं है। उनको अपना बेटा एस्टेब्लिश करना है, वो बिहार के राजनीति में जाएंगे। आप इस बात को समझ लीजिए, ये चीज आप मायने रखिए। उनको लोकसभा में क्या रिजल्ट आएगा उसकी उनको चिंता नहीं है, उनको अपना बिहार में अपना बेटा एस्टेब्लिश हो इसकी चिंता है, इसलिए वो भाजपा को एज देंगे। आप इस बात को समझ लीजिए। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।